नमस्कार, मैं स्मिता लोकवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हाथ पकड़कर जिसने चलना सिखाया, तेरा सारा दर्द अपने सर पर उठाया, मुश्किलों में आगे बढ़ना सिखाया, राह की मुश्किलों को हटाना भी सिखाया, खुद की परवाह किए बिना बस तेरे हर सपने को साकार बनाया। जी हाँ, ये हैं हमारे माता पिता जो अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आज इसी संवेदनशील सेंसिटिव टॉपिक पर हम बात करेंगे जिसे हम कहेंगे पेरेंटिंग, यानी बच्चों की परवरिश कैसे करें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अपर्णा जी शामसुखा। आप स्विफ्ट कॉलेज की चेयरपर्सन और स्विफ्ट मॉडल स्कूल एंड स्विफ्ट कॉलेज की चेयरपर्सन हैं। आप 22 ईयर्स से आप इसमें कार्यरत हैं और आपको टाइटल ऑफ भिलवाड़ा आइकन एंड फॉर वुमेन इंस्पिरेशन का आइकन आपको मिला है। सेकंड हम चलते हैं अनिल जी चौधरी। आप एजुकेटर, मोटिवेटर एंड कैरियर काउंसलर, फाउंडर एंड चीफ मेंटोर आइकन कैरियर एजुकेशन, और आप 20 ईयर्स से इस फील्ड में हैं और आप 50,000 प्लस बच्चों का मतलब काउंसलिंग कर चुके हैं और साथ ही आप फॉर्मर प्रेसिडेंट जायंट्स ग्रुप भिलवाड़ा से हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं संजीव जी पंचोली। आप आज स्टीवर्ट मॉरिस में एजुकेटर मेंटर फ्रॉम 16 ईयर्स से हैं और आप हम यूं कहें कि आज स्टीवर्ट मॉरिस स्कूल की आवाज भी हैं। बहुत सारे जो कल्चरल और एकेडमिक इवेंट्स हैं आप उनको होस्ट करते हैं। तो आज हम पेरेंटिंग, बच्चों की परवरिश कैसे हो, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो अनिल जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पेरेंटिंग है क्या। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस फैंटास्टिक प्रोग्राम एंड बिलीव मी, आज की तारीख में जो सबसे रेलेवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर इनफैक्ट सभी पेरेंट्स का कंसर्न है, दैट इज पेरेंटिंग ओनली। जब हम लोग बच्चे थे तो आई पर्सनली बिलीव दैट शायद ही इस पर कोई डिस्कशन होता रहा होगा, लेकिन आज जब हम लोग पेरेंट्स बन चुके हैं तो निश्चित तौर पर पेरेंटिंग को समझना स्वयं के लिए भी एंड पेरेंटिंग को समझाना, सो दैट हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर। तो सबसे पहले तो मैं लोकवाणी का धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे टॉपिक को हमने टच किया एंड जिनका इससे रिलेटेड अनुभव है। अच्छा, हम खुद पेरेंट्स हैं तो जो चैलेंजेस हैं हम खुद समझते भी हैं। एट द सेम टाइम when we deal with so many students, when we deal with so many parents they keep coming to us and उन सबका एक ही कंसर्न, और अभी तो जैसे 12 का रिजल्ट आया है, 10th का रिजल्ट आया है, सो बहुत सारे पेरेंट्स, आज मॉर्निंग का भी मैं एक एक्सपीरियंस मेरा रहा है जहां पर मैंने एक पेरेंट को फोन किया और उन्होंने कहा कि सर मैं तो बहुत ही मेंटल प्रेशर में हूं। एंड आई सेड व्हाट हैपेंड? तो सर मेरी डॉटर के करियर को लेकर क्या करें क्या नहीं, अब वो 12 के बाद वो कह रही है मुझे बाहर जाना है, does that so many things। एक मिनट अनिल जी, अभी आपने बोला कि सुबह एक आपके साथ ऐसा किस्सा हुआ है, तो जो ये मेंटल प्रेशर है ये क्या पेरेंट्स बच्चों पे डाल रहे हैं या बच्चे पेरेंट्स पे डाल रहे हैं? आज की तारीख में तो मैं कहूंगा एक्चुअली ये दोनों तरफ से हो रहा है। हाँ, ओके, बिकॉज मैंने जब उन पेरेंट्स से बात किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से बच्चों का अप्रोच है, हम कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं जो पेरेंट्स चाह रहे हैं। तो वहां पर फिर मैंने उनसे यही बोला कि आप तो एक काम करो, चूंकि वो डॉटर भी मेरी स्टूडेंट थी, तो मैंने ये बोला कि आप उसे अभी कॉन कॉल पे लो एंड लेट अस हैव अ डिस्कशन टुगेदर। आप 10 मिनट का टाइम दे एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अपन जो डिस्कशन करना चाहते हैं या अपन जो उसके लिए सोच रहे हैं हम उसे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। सो एनीवे, इट्स नॉट ओनली अबाउट वन एग्जांपल बट ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंटिंग, ये एक ऐसा विषय है जिस पर ओपिनियन देना बहुत आसान है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो प्रैक्टिकली उतना आसान हो नहीं पाता है। आज की तारीख में व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट इज पेरेंटिंग, आई गेस बच्चों को समझना और बच्चों को अपनी बात समझाना, दैट इटसेल्फ इज पेरेंटिंग। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो कनेक्ट है पेरेंट्स का बच्चों के साथ जो कनेक्ट है वो कनेक्ट कभी भी कम नहीं होने दें। आज की तारीख में द बिगेस्ट चैलेंजेस डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे आज की तारीख में हम देखते हैं सोसाइटी भी बहुत ओपन हो चुकी है, जनरेशन गैप जैसी चीजें भी आ रही है। तो आई पर्सनली बिलीव दैट सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज पेरेंटिंग, तो वो जो कनेक्ट है उसे बनाए रखना इज ऑल अबाउट पेरेंटिंग। तो किसी भी एज ग्रुप का आपका बच्चा हो, आप बचपन से लेकर
ठीक है, वो बच्चा बड़ा हो जाए तब तक आप आपके और बच्चे के बीच के कम्युनिकेशन को कभी कम ना करें। और हम भी कई बार क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग सफिशिएंट टाइम, एक्चुअली जब हमारे पास या पेरेंट्स के पास ही टाइम कम होता है, ओके, तो बच्चे कुछ अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सेकंड, कई बार हम खुद भी समय की जगह, ठीक है, उन्हें मोबाइल देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों को पूरा समय देना तो जरूरी है ही, बच्चों को समझना और बच्चों को समझाना, दैट इज ऑल अबाउट पेरेंटिंग। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बताया है अनिल जी ने कि जो पेरेंटिंग है वो अपने बच्चों को जो अंडरस्टैंडिंग है वो ही पेरेंटिंग है। और मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से ये निकल कर आया है कि जनरेशन गैप और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पेरेंटिंग के बीच में आती जा रही है। संजीव जी, आप हमें बताइए कि जो वर्तमान समय में है, बच्चों की मानसिकता को समझना क्या आवश्यक है और कैसे समझे उस मानसिकता को जो उनकी मेंटालिटी है। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा लोकवाणी चैनल को। ये हमारा आभार व्यक्त करूंगा लोकवाणी चैनल के दर्शकों का, जो देखते हैं इस कार्यक्रम को, समझते हैं इस कार्यक्रम को। और सबसे बड़ा साधुवाद इसलिए कि एक ऐसे विषय को आपने चुना है जो विषय बहुत बड़ी जरूरत है। बच्चों की मानसिकता को समझना बहुत ही जरूरी है और आज के समय में तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि उनकी मानसिकता को नहीं समझा जाएगा तो हम कैसे उनके साथ डील करेंगे, कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे, हमें भी नहीं समझ में आता। एक समय था, परंपराएं चली आ रही थी, संस्कार थे, बच्चे उन संस्कारों पर चल रहे थे, हमने और आपने वो जीवन जिया है ना? तो हमें नहीं लगता था कि हमें कुछ गलत कहा जा रहा है, गलत सिखाया जा रहा है या हमारे ऊपर कुछ ऐसा अंकुश लगाया जा रहा है। लेकिन आज अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो बच्चों को लगता है कि उन पर अंकुश लगाया जा रहा है। एक मिनट संजीव सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आज अंकुश की बात आ रही है, तो क्या ये बाहरी जो हवा है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है बच्चों पे? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। पूरा विश्व उनके लिए खुल गया है। अब जब खुल गया है तो सारी जानकारियां हम स्टेप बाय स्टेप लिया करते थे, आज सारी जानकारी उनके सामने ओपन हो चुकी है। तो अब दिमाग इतना ज्यादा खुल चुका है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें क्या करना है। जब तक हम उनकी मानसिकता को नहीं समझेंगे, हम उन्हें सही दिशा नहीं दिखा सकते। और अगर उनको दिशा दिखानी है तो उनको समझना पड़ेगा, उनके स्तर पर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा कहीं मैंने पढ़ा कि बच्चा 10-11 साल तक होता है, बहुत कोमल हृदय होता है। हाँ। मारिए, पीटिए, डांटिए, आपसे निपट जाएगा वापस आके, आपसे जुड़ जाएगा वापस आके, आपकी शिकायत आप ही से करेगा। लेकिन जैसे ही पैर के बाद 13 आता है, आपको समझना पड़ेगा कि अब वो मारने, पीटने, डांटने लायक नहीं है, आपको उसका दोस्त बनना पड़ेगा। अगर आप उसके दोस्त बनते हैं तो आपसे शेयर करेगा, अपनी बातें आपसे शेयर करेगा, अपनी परेशानियां आपको बताएगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो अपने दोस्त बाहर ढूंढेगा। और जो बाहर मिलने वाले हैं वो अपरिपक्व दिमाग है, वो वहां से जल्दी कैच करेगा। अब वो क्या करेंगे, कैसे दिशा निर्देश उसको देंगे, बिल्कुल सही। और वहां फिर विरोध शुरू होता है माता पिता का और बच्चों का। तो वो गैप कम करना पड़ेगा, वहां हमको उनका दोस्त बनना ही पड़ेगा। उनको जानना पड़ेगा, उनकी बातों को, क्योंकि टीन के बाद बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों में वो पहले ही दबा हुआ है, वो पहले ही संघर्ष कर रहा है। और वो संघर्ष की अवस्था में अगर हमने इस तरह का प्रेशर उन पर डाल दिया तो निश्चित रूप से ये जो सिनेरियो आज हम देख रहे हैं, जिसके लिए आज आवश्यकता पड़ गई कि हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम। बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात जो निकल कर आई है वो है अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी बात जो निकल कर आई है वो तो हम सब भी जानते हैं कि जो प्रथम गुरु होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, जो वो सिखाते हैं उस सांचे में ही बच्चा ढलता है। और अगर वो सही समय पर सिखा दिया जाए और उसे रोक दिया जाए गलत करने से भी, तो शायद आगे इतनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी ना पड़े।
अपर्णा जी, बहुत ही हम सेंसिटिव विषय को लेके आज शामिल हुए हैं। आप भी स्विफ्ट मॉडल स्कूल और स्विफ्ट कॉलेज चलाते हैं, आप बहुत बच्चों के साथ रोज इंटरैक्ट भी होती हैं, तो और एज अ पेरेंट भी मैं पूछना चाहूंगी, एज अ डायरेक्टर भी, एज अ मेंटोर भी मैं पूछना चाहूंगी कि बच्चों के साथ कितना फ्रेंडली होना चाहिए, क्या ज्यादा कम, कैसे होना चाहिए फ्रेंडली, कितना हद तक? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा का हिस्सा बनाने के लिए। आपके इस प्रश्न पे मुझे एक्चुअली में मेरे बचपन की एक बात याद आती है। मेरी मदर डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी को एक बार मैंने पूछा था ये बात कि मेरी बाकी सहेलियों की मदर्स तो उनसे बहुत फ्रेंडली हैं, वो उनकी फ्रेंड है, पर आप मेरी मदर ही हैं। तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि बेटा, जिंदगी में दोस्त तो बहुत मिल जाएंगे पर माँ एक ही मिलेगी। तो मेरी जो माँ का कर्तव्य है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं जरूर पूरा करूंगी। और रही बात फ्रेंड बनने की, तो जो एक फ्रेंड होता है उससे दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक, वो तुम्हारी दुनिया समझता है, दूसरी ये कि आप उससे कुछ बात बोलते हुए घबराते नहीं। तो जो आज के पेरेंट्स हैं उन्हें ये समझना जरूरी है कि फ्रेंड्स बनना या फ्रेंडली बिहेवियर एक तरीका है, लेकिन एज अ पेरेंट हम उनकी बहुत सारी चीजों को अगर सही समय पे करेक्ट नहीं करेंगे तो वो जिंदगी भर नहीं होगी। एक मिनट, अभी आपने बोला कि करेक्ट नहीं करेंगे, तो इट मीन्स जो फ्रेंड्स होते हैं वो करेक्ट करते हैं, यही डिफरेंस है क्या इसी में? फ्रेंड्स और पेरेंट्स में क्या डिफरेंस आता है फ्रेंडली नेचर का? कई बार अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पीयर ग्रुप है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जरूरी नहीं है वो आपको हमेशा सही चीज बता पाए, क्योंकि वो उनका नॉलेज बैंक ही आपके जितना होता है। तो एक पेरेंट्स का जो रोल है बच्चे की लाइफ में वो बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात फ्रेंडली बिहेवियर की, तो जरूर आप बच्चे से इतना कम्युनिकेशन बचपन से रखें कि वो क्या कर रहा है डे टू डे वो आपको बताने में हिचके नहीं। वो एक कॉन्फिडेंस बच्चे के मन में जगाइए कि वो बच्चा अपनी गलती भी आके आपको बता सके, वो उसे पता हो कि हाँ, नाराज तो होंगे पेरेंट्स लेकिन वो मेरे साथ खड़े होंगे। तो वो जो साथ वाला कॉन्फिडेंस है ना हमारे दोस्तों वाला, वो पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। और रही बात, थोड़ा उनकी दुनिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमारे बच्चे आज की जनरेशन की क्या कर रहे हैं, क्या उनकी लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, ये तब होगा जब हम थोड़ा उनसे बात करेंगे और कम्युनिकेशन ओपन रखेंगे। बाकी हाँ, एक बैलेंस बहुत जरूरी है फ्रेंडली बिहेवियर और पेरेंटल डिसिप्लिन में। वो बैलेंस तो पेरेंट्स को सीखना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा दोस्ती भी नहीं करते और बहुत ज्यादा उनसे दूर भी नहीं हो सकते। एक बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, फ्रेंडली भी उतना ही हो जितना हम उनको समझ सके और अपनी बात कह सके। तो इतना ही हम यहाँ पर जान पाए हैं। अनिल जी, हम जानना चाहते हैं, आप 50,000 प्लस बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कर चुके हैं, और जो आपके पास बच्चे आते हैं जिनकी आप काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग करते वक्त आप क्या, मतलब बच्चों के क्या व्यूज निकल के आते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है, आप उनको किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं, किस पर ढाल पाते हैं अपने सांचे में, हम कहेंगे तो इसे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब भी अपन किसी करियर के बारे में डिसीजन लें, 3 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, उस बच्चे की इंटेलिजेंस। अब जब मैं इंटेलिजेंस की बात करता हूं तो बायोलॉजिकली हर बच्चे की इंटेलिजेंस अलग अलग है। जैसे आप मान के चलें, कोई बच्चा नेचुरली मैथ्स जल्दी ग्रैस्प कर पाता है, टीचर थोड़ा सा समझाता है और उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन कोई बच्चा होता है जो मैथ्स में स्ट्रगल करता रहता है। अब पेरेंट्स की इच्छा होती है कि नहीं यार, इस बच्चे की मैथ्स तो अच्छी होनी चाहिए, फिर अपन क्या करते हैं, उसे एक ट्यूशन और भेजते हैं, वहां नहीं जमा तो एक ट्यूशन और भेजते हैं, और जैसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि उसको मैथ्स आ जाए। और वो बेचारा बच्चा उसमें बहुत स्ट्रगल करता है। हो सकता है बहुत स्ट्रगल से वो आ भी जाए, लेकिन हो सकता है उसकी बायोलॉजिकली उसकी इंटेलिजेंस किसी और विषय में रही हो, जहां पर थोड़ी सी मेहनत पर भी वो शायद बहुत अच्छा परिणाम दे सके। तो एक सबसे पहले, और मुझे लगता है यहाँ पर जो पेरेंट्स का रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स की खुद की मैथ्स बहुत अच्छी होती है तो उसे लगता है कि इस बच्चे की भी मैथ्स तो अच्छी होनी चाहिए, और rather than that, मुझे लगता है अगर उसका लैंग्वेज अच्छा है, उसका पेंटिंग अच्छा है, उसका स्पोर्ट्स अच्छा है, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस हैं, जो कि मुझे लगता है कि अब इंडिया चूंकि थोड़ा सा अवेयर हो रहा है, तो अब भारत को समझ में आ रहा है, भारत के लोगों को समझ में आ रहा है कि इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली अबाउट getting very good academic marks, securing the percentage is not the intelligence. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज इंटेलिजेंस, और मैं मानता हूं कि इंटेलिजेंस कभी चेंज नहीं होती है। बायोलॉजिकली हमारे अंदर जो बेटर है वो है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटरेस्ट।
Now interest keeps changing. Okay. एक मिनट अनिल जी, लेकिन आज जो सिनारियो है, आज हम देखते हैं जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तेरे इतने परसेंटेज आने चाहिए। मैंने छोटे छोटे बच्चों में भी देखा, आप शायद उनसे गो थ्रू होंगे, तो 98 में आए, उसके लिए 19, मतलब इस तरह का जो होता है उस समय पे क्या किया जाए और इस समय पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है इस चीज के लिए? बिल्कुल, ये बहुत सारा ये माहौल बना हुआ है। राइट। इफ आई टॉक अबाउट माय ओन किड्स, okay, my son is in 5th standard और 4th standard का जब रिजल्ट आया तो मैं भी पीटीएम में चला गया। And to be honest, अभी my son has not developed that much interest in studies and all. Okay. तो उसके नंबर ठीक है, वो जैसे तैसे अपना काम अभी चला रहा है। तो जब मैं पीटीएम में गया तो ठीक है, हमने भी कॉपी चेक किया, बैठा था पास में, एंड उसे भी थोड़ा सा रियलाइज तो हो रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि एक दूसरी रो में एक मदर अपनी डॉटर से बड़ी गुस्सा हो रही थी। आज ठीक है कि तुझे तो इतनी बार मैंने पढ़ाया था, ये समझाया था, ये कैसे तूने ये कर दिया, तो आज ऐसा। तो मैंने पूछा मेरी वाइफ से, यार वो कौन है? ओके, एंड पता तो करो उसके कितने नंबर है। तो पता चला कि उसके 80 में से 76 समथिंग नंबर थे और वो इतना गुस्सा हो रही थी 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए। आज मैंने बस मेरे बेटे को देखकर सिर्फ इतना सा, मेरे ख्याल से मेरे बेटे में और मुझमें वो आंखों में कम्युनिकेशन हो गया। अच्छा। जहां पर उसको भी रियलाइज हो गया कि मैं इतने से नंबर पर भी अगर कुछ नहीं कह रहा हूं तो ये नहीं कहना ही तुझे समझ में आना चाहिए कि व्हाट आई एक्चुअली मीन टू से। ओके, तो कहां वो मदर जो कि 1 या 2 नंबर कम आने पर भी इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग 76 वो एक्चुअली स्कोर कर रही है कि 2 नंबर कहां चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ठीक है, यू गिव योर बेस्ट ट्राई, बट वंस द रिजल्ट कम्स, ओके, जहां अप्रिशिएट करना वो अप्रिशिएट भी मोटिवेट देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशंस हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, एक्सपेक्टेशंस तो होंगे और अपने बच्चों से नहीं होंगे। तो इनफैक्ट जब अपन बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं तो एक्चुअली हम इसलिए करते हैं कि एक तरह से हम ही उनके पेरेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने उसको जो सिखाया वो कम से कम रिटर्न आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है एक्सपेक्टेशन तो नॉर्मल है, तो प्रैक्टिकल है, मतलब अंदर से है, ह्यूमन नेचर है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप बच्चे की इंटेलिजेंस को समझो, उसके इंटरेस्ट को समझो, एंड देन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलें। आप यहाँ पर जब बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं, इवन सिबलिंग्स को कंपेयर करना भी जस्टिफाइड नहीं है। तो आप अगर उस बच्चे को दूसरे दोस्तों से कंपेयर करते हो, आज रेगुलर बेसिस पर आप कंपेयर करते रहोगे, तो मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकली बच्चे को वीक ही करेगा। तो बस वो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसको मैं एंड कर दूं, इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली क्या चाहती है? कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है बायोलॉजी पढ़ने में, बट उसका इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टरी करने में, तो पॉसिबली ये फील्ड उसके लिए बहुत सुटेबल नहीं होगा। समटाइम्स इट हैपेंस लाइक अ किड इज वेरी मच इंटरेस्टेड, बट पॉसिबली उसे बायोलॉजी समझने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगेन एमबीबीएस उस तरह के बच्चों के लिए भी अच्छा फील्ड नहीं है। और कई बार ऐसा होता है इंटरेस्ट भी है, इंटेलिजेंस भी है, बट फैमिली सपोर्ट इज नॉट देयर। तो मुझे लगता है ये तीनों चीजें जहां पर इकट्ठी हो जाती है, दैट करियर बिकम्स द बेस्ट वन, वेयर पेरेंट्स आल्सो गेट सेटिस्फाइड एंड बच्चा भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर पाता है। तो सबसे पहले मैं इसी बेसिस पर बच्चों को गाइड करता हूं और पेरेंट्स को भी कहता हूं कि आप इसके मतलब साथ लेकर चलते हैं कि तीनों की जो मेंटालिटी है, केवल बच्चे की मेंटालिटी यहाँ पे वर्क नहीं करती है। और इसमें इस पूरे प्रोसेस में कोई भी अच्छा करियर काउंसलर, मैं समझता हूं कि वो हमेशा पेरेंट्स को भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है। और मैंने इंस्टीट्यूट पर देखा है, जिन बच्चों की पेरेंट्स हमारे साथ रेगुलर इंटरैक्ट करते हैं, रेगुलर विजिट करते रहते हैं, रेगुलर पीटीएम्स में आते रहते हैं, उन बच्चों का सक्सेस भी ज्यादा होता है। मतलब आप देखें, पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में तो सक्सेसफुल होने के चांसेस भी उन बच्चों का ज्यादा ही होगा। हाँ सर, तो इट मीन्स जो काउंसलिंग होती है और जो बच्चों का जो सक्सेस है, उसके लिए केवल नंबर के पीछे हमें नहीं भागना है, और जो काउंसलिंग आप करते हैं तो उसमें सबको साथ लेकर चलना होता है। उसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चे का भी होता है, उसकी क्या मेंटालिटी, उसका किसमें नॉलेज है, वो क्या चाहता है, उसके इंटरेस्ट को भी देखा जाए। हाँ संजीव सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक चल रहा है, इंटरेस्ट, नॉलेज, और अब हम ये जानना चाहते हैं कि पहले क्या होता था कि जो परंपरागत जो बातें करें, अगर हम पहले की बातें करें तो दादी और नानी के पास रहा करते थे बच्चे, संयुक्त परिवार थे, जॉइंट फैमिलीज थी। उस समय क्या होता था कि उनको जो ज्ञान दिया जाता था चेकआउट भी होता रहता था,
आजकल ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? गूगल बाबा से मिल रहा है। तो जब सोशल मीडिया में बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है और वहां से बहुत कुछ सीखता है, ठीक है सोशल मीडिया बता देता है, लेकिन वो चेक नहीं करता है कि बच्चा कहाँ तक उसको कर रहा है। तो ऐसे सिनारियों में क्या होना चाहिए, मतलब आज क्या जरूरत है कि वो वाला समय और अब उसको कैसे कॉम्बिनेट करें जब बच्चा, इसमें माता पिता का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है? देखिए स्मिता जी, संयुक्त परिवार का बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम उन्हीं व्यवस्थाओं से गुजरे हैं और संस्कार वहीं से मिलते हैं। इसलिए अगर संस्कारों की बात करें कि गूगल से कोई संस्कार मिल जाएगा तो वो तो संभव नहीं। नॉलेज मिलेगा बस, ओनली ज्ञान मिल सकता है, किसी विषय की अगर हम जानकारी लेना चाहें वो मिल जाएगा, लेकिन संस्कारों की अगर बात करें तो शायद वो मिलना मुश्किल है। तो एक दोहरी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर आ रही है। अगर वो एकल परिवार में है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, हम भी देख रहे हैं हमारे आसपास सब जगह देखने को मिल रहा है। तो एकल परिवार में अगर बच्चा है तो अब माता पिता की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। अब उन्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा उन संस्कारों को जो उन्होंने अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से सीखे हैं और वो उनको डालना पड़ेगा उस आने वाली पीढ़ी में। नहीं डाल पाएंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत ही बुरी तरह से अपनी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम देखें कि आज के समय में गूगल ज्ञान का भंडार कहा जाता है। आपने कहा कि मिल जाएगा वहां से सब कुछ भरा पड़ा है, जो चाहो निकाल लो, लेकिन चेक कौन करेगा कि बच्चा उस पे अप्लाई कर रहा है? वो जो है वो तो अभी उस अवस्था में है जो ग्रो कर रहा है, अभी वो बढ़ रहा है, उसे नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसे नहीं पता कि क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, किस चीज को मुझे अपनाना है, किस चीज को छोड़ना है। यहाँ बहुत जरूरी हो गया कि हम सावधान रहें इसके प्रति कि बच्चा जो सीख रहा है वो सही सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, वो जीवन में उतारने लायक है या नहीं है, वो व्यवहार में लाने लायक है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें रोकना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसके एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। और सबसे अच्छा सोल्यूशन तो ये है, सबसे अच्छा समाधान तो ये है कि वापस से संयुक्त परिवार की ओर जाए। ये तो बहुत ही सुंदर हमारी एक क्या कहें इमेजिनेशन कल्पना ही हो सकती है। वो परिवार आदर्श परिवार होगा जहाँ पे दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चे सारा प्रैक्टिकल जी रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं और एक बॉन्डिंग वहां पे परिवार के साथ हो रही है। हम तो यहाँ भीलवाड़ा बैठे हुए हैं, लेकिन आप मेट्रो सिटीज की अगर बात देखें, वहां अगर जाके देखें तो शायद हॉरिबल कंडीशन। बिल्कुल उस अवस्था में परिवार के साथ बच्चों की कोई जुड़ाव नहीं होगा, वो बाहर निकल रहे हैं, इस तरह के जो चैनल्स हैं, इस तरह की जो सोर्सेज हैं उनके पास में, उनको वो अपना रहे हैं और अपनाने के बाद यही हो रहा है कि शायद वो पाश्चात्य संस्कृति जिससे हम नफरत करते थे उसको वो हावी होती। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि उसमें सिर्फ इतना सा है कि आजकल सिंगल चाइल्ड जो पॉलिसी बढ़ गई है, तो पहले तो चलो 2-3 भाई बहन है तो वो भी आपस में एंगेज हो जाते थे, तब जब एक ही सन और डॉटर है तो उसके पास फिर विकल्प वापस मोबाइल और ये सभी चीजें ही रह जाती है। तो ना तो ग्रैंड पेरेंट्स है ना पेरेंट्स के पास टाइम है, तो फिर बच्चा जाएगा उसी डायरेक्शन में। एक प्रश्न मेरा आप सभी से है, मैं ये जानना चाहती हूँ, 99% स्कोर कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है और तो भी बच्चा शायद खुश नहीं होता है 99 के बाद भी। आप तीनों से साझा प्रश्न है ये। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान अभी भी नहीं है, अगर वो कहीं बाहर निकलता है तो उसे फिर भी कहना पड़ता है इधर धोख लगानी है, इधर इनसे ऐसे बात करनी, मेरा ये मानना है। तो आप जो इंस्टीट्यूट हैं, आप स्कूल में हैं, आप मॉडल स्कूल, स्विफ्ट मॉडल स्कूल हैं, तो आपके वहां पर कोई सेशन ऐसा दिया जाता है? आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तीनों से, ऐसा सेशन दिया जाता है थोड़ी देर के लिए कि मॉरल वैल्यू सिखाई जाए, कुछ ऐसा बताया जाए, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल। केवल एक खाना पूर्ति ही की जाती है? नहीं, मतलब मुझे तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली फील करती हूँ ये चीज कि ये अगर बच्चे को नहीं सिखाया जाएगा तो सारी एजुकेशन वेस्ट है। अगर बच्चा अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा, प्रैक्टिकल चीजें नहीं सीख पा रहा वो,
तो इससे आप उसको किताबी ज्ञान 99% ला रहे हैं, पर अगर घर पे कोई गेस्ट आए वो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का, और मेरे हिसाब से जो भी अवेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो तो इसे बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं तो इसको बहुत ही पर्सनली देखती हूँ, क्योंकि यही चीज रिफ्लेक्ट करती है। आपकी डिग्री तो आप कहीं नहीं दिखता है कोई इंसान ना, आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, सब कुछ उस प्रेजेंटेशन पे है। और स्पेशली जो मॉरल वैल्यूज, जो चीजें आप बता रहे हैं, बेसिक्स बिल्कुल बच्चे को समझाना बहुत आवश्यक है आजकल। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है इतना समय कोई इन चीजों के लिए दिया जाता है क्या स्कूल्स में? आप अनिल जी बताइए। किताबी ज्ञान तो सब दे देते हैं, ये वाला लेक्चर हो गया, वो लेक्चर हो गया, वो मुझे लगता है खाना पूर्ति के तौर पे किया जाता है कि उस पर फोकस किया जाता है कि खाने से पहले खाने को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह का नॉलेज दिया जाता है क्या आज भी? किस स्कूल में दिया जाता है? आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी स्कूल्स में, आप जहाँ हैं वहां? तो हमें ये जानना है मेनली, क्या इसका क्या है कारण, क्यों नहीं हो पाता ये इम्प्लीमेंट? मुझे लगता है इसका आंसर संजीव सर पहले देंगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज आप स्कूल चला रहे हैं। मैं इंस्टीट्यूट पर क्या करता हूँ मैं जरूर बताऊंगा, आप पहले एक बार स्कूल बताइए संजीव। एक्चुअली मैं इसके लिए तो एक बिग सैल्यूट हमारे डायरेक्टर सर को, अमिताभ सर को होगा, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स से जब देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहां से इश्यूज आते हैं, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो एक नया इनोवेशन स्टार्ट किया कि स्टार्टिंग जैसे ही हमारा असेंबली ओवर होता है उसके बाद 20 मिनट्स 30 मिनट्स का एक सेशन होता है, वो मॉरल वैल्यूज का ही होता है। 20 मिनट्स का, बिल्कुल 20 to 30 मिनट्स। इट्स वेरी नाइस टू हियर। और वहाँ सारी बातें बताई जाती है बच्चों को, और प्राउड फील होता है। स्टीवर्ड में हूँ मैं, एज स्कूल में हूँ, मुझे प्राउड फील होता है कि हम कहीं चौराहे पर भी खड़े हैं और हमारे स्टूडेंट अगर हमारे आसपास हैं तो आके बो डाउन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। ये तो बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको शायद अजीब लगे लेकिन मैं ये शेयर करूंगा आज इस मंच पर, क्योंकि मुझे चौराहे पर पानी पूरी खाने में भी डर लगता है। मुझे लगता है कि अभी पूरा झुंड आएगा और वो पानी पूरी हाथ में ही रह जानी है और पहले मुझे उनको ब्लेसिंग देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि वहां भी ऐसा लगता है कि अभी, क्योंकि देखने के बाद रुकते नहीं है। सही बात है। और वो शुरू से डाला जा रहा है, छोटा बच्चा चाहे क्लास 12 का स्टूडेंट, हमारे टीचर्स को अगर वो देख रहे हैं तो, और ये सब जब मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ मैं खड़ा होता हूँ, वो जब आके बच्चे इस तरह से ब्लेसिंग्स लेने आते हैं, इस तरह का सम्मान देते हैं, वो लोग मुझे कहते हैं भैया आप, सर आप, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है। सैल्यूट टू डायरेक्टर सर एंड मैनेजमेंट होल ऑफ एसटी विद मॉरिस। अनिल जी आप बता रहे थे। यस, मैं सबसे पहले तो पर्सनली ये मानता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं वो एक्चुअली टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मतलब इसमें मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं। एक बार जस्ट टीचर ने उन बच्चों का दिल जीत लिया, उसके बाद तो वो बच्चे कुछ भी करने को तैयार है। ओके, सो दैट इज द रीजन मैं पर्सनली ये मानकर चलता हूँ, और इस मामले में मैं बच्चों से बहुत ज्यादा शिकायत है भी नहीं मेरी, बिकॉज द टीचर्स हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स द किड्स। ओके, अच्छा, मैं जब मॉरल वैल्यूज की बात करता हूँ तो मैं अपनी काफी सारी क्लासेस में, कई बार मुझे एक्चुअली मेरी क्लासेस बहुत लेंथी हो जाती, मेरे इंस्टीट्यूट के बाकी टीचर्स मुझसे इस बात के लिए नाराज भी होते हैं, सर आपका टाइम इतना होता है, आप 10-15 मिनट और एक्सटेंड कर देते हो। वो एक्चुअली इसीलिए एक्सटेंड होता है कि ये जनरल डिस्कशन इतना, ठीक है, वेयर कैसे सोचना, ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम फेलियर्स को कैसे एक्सेप्ट करना, ठीक है, रेस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ओके, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना एट द सेम टाइम, चाहे वो फैमिली की इंपॉर्टेंस हो। कई बार मैं गर्ल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, इन सबको मोटिवेट भी करता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूट से जाते हुए लेट हो रहे हैं तो आप जरूर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, हर चीज पेरेंट्स को बताओ जरूर। कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, झूठ बिल्कुल मत बोलो, बिकॉज एक बार ये परसेप्शन आपका बन गया कि यार ये आदमी तो लायर है, तो ये विश्वास वापस जीतने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स के साथ we keep discussing a lot of things in formal. हमने भी एक नया, हम भी एक्सपेरिमेंट करने, इवन छोटे से छोटे 1st स्टैंडर्ड से बच्चों को हम लोग कर रहे हैं। हमने मॉरल साइंस के लिए वी आर डूइंग केस स्टडीज,
कि छोटे बच्चों को भी आप डिफरेंट केस स्टडी की सिचुएशन दो और फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसको देखें और फिर हम काउंसलिंग करें। अगर किसी बच्चे का रिएक्शन गलत है तो ये हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो मॉरल वैल्यू सिखाने के तो बहुत तरीके हैं, उन्हें पिरोना पड़ता है एजुकेशन के साथ, जो कि हम लोग जरूर कर रहे हैं। हमारी चर्चा चल रही है कि बच्चों की परवरिश कैसे हो। बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई है। बच्चों से कम्युनिकेट करें, अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चों की मतलब नॉलेज को भी जाने और उनको इंस्पायर करें, डिमोट नहीं करें। जो भी है एज अ कैरियर काउंसलर अनिल जी ने बताया, संजीव सर ने बताया कि किस तरह से बच्चों का सिनारियो होता है, किस तरह से दादी नानी के किस्सों से सीखा जाता था और आजकल क्या सिनारियो है। और अभी हम जो एंड किया था हमने अपर्णा जी ने, हमने जाना कि ये सब बता रहे हैं कि मॉरल वैल्यूज के लिए भी जो क्लासेस चलती हैं उनको सिखाया जाता है। तो आज कितनी जरूरत हमें पड़ी है मॉरल वैल्यूज सिखाने की, ये बात है वर्तमान समय में। तो इसे हम जारी रखेंगे। और अब हम जानना चाहेंगे संजीव सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो हम केस न्यूज़पेपर्स में सुन रहे हैं कि सुसाइड के बहुत केस हो रहे हैं। बच्चे जो हैं, हमने बहुत सारी जो जगह है, कोटा है और बहुत सारी जगह यहाँ पे हमने सुना है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो स्ट्रेस में होते हैं। तो इसके बारे में ये साझा क्वेश्चन है आप तीनों के लिए, तो थोड़ा थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे इसका क्या कारण है और इसे कैसे रोका जाए, अब क्या समय है ये। देखिए स्मिता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है और बहुत बड़ी जरूरत है। एक बहुत ही विकृत रूप हमको देखने को मिलता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते पता नहीं अचानक से एक ऐसा दौर उसके जीवन में आ गया और वो पता नहीं खत्म हो गया, जीवन ही उसने अपना खत्म कर लिया। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि शायद एक्सपेक्टेशंस इतनी हो गई हैं उनसे कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। उनको कहा जा रहा है, माता पिता अपने सपने उनके द्वारा पूरा करना चाहते हैं, यहाँ तो कहीं ना कहीं माता पिता को सोचना पड़ेगा। उनको जीने दें, उनको थोड़ा सा फ्री करें कि वो क्या करना। अनिल सर ने बहुत अच्छी बात की, परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं रखता है। बहुत सारे फील्ड हैं, नहीं जाना बायोलॉजी में, नहीं जाना डॉक्टर, नहीं बनना है, नहीं करना है IIT, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फील्ड्स वो समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी जरूरत हो गई अगर काउंसलिंग करनी है तो आज पेरेंट्स की करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स ने ये सोच लिया है कि बच्चा डिमांड कर रहा है और उसकी आवश्यकता को पूरा कर दिया जाए और वो अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। चीजें कौन सी उनको उपलब्ध करवानी है, क्या उनके लिए अच्छी रहेंगी, क्या बुरी रहेंगी, ये पहले सोचना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उसके बाद उनको वो चीजें उपलब्ध करवाई जाए। तब जाके ये चीजें जो चल रही है, कोटा का जो चल रहा है, हम सुनते ही रहते हैं, ये चीजें न्यूज़पेपर्स में पढ़ते ही रहते हैं। जबरदस्ती वहां भेज दिया गया, पहले तो उसका मन नहीं था। उसको बार बार एहसास कराया जा रहा है कि लाखों रुपया तेरे ऊपर खर्च हो रहा है, परिणाम नहीं आ रहा है। वो बच्चा दिन भर का कोचिंग करने के बाद में जब 8x8 के रूम में आके लेटता है और सोचने लगता है और उसी टाइम अभिभावक फोन कर देते, क्या हुआ आज के टेस्ट का क्या, तो उसको शायद ऊपर लटकता हुआ पंखा ही एक विकल्प लगता है। और फिर जो हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, बहुत ही दुखद है वो, बहुत ही। अपर्णा जी, अभी तो एक्सपेक्टेशन की बात संजीव सर ने बताई, लेकिन मुझे एक कारण और लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव जो सिनेरियो है अभी कि कंपटीशन, उसने इतना स्कोर किया है, तेरे को भी यहाँ तक तो पहुंचना ही है, हमने तेरे ऊपर इतना खर्च किया, वो बात भी सामने निकल के आई। तो क्या ये कारण भी है इस सुसाइड केसेस के? और जी, ये बिल्कुल ये कारण है और इसका जो भी मतलब हम जो इलाज कर सकते हैं ना, वो बहुत ही बचपन से कर सकते हैं। मैं मेरे स्कूल के पेरेंट्स को भी इवन ओरिएंटेशन में ये चीजें बोलती हूँ कि आप बच्चे को फेलियर का सामना करने दें, बचपन से करने दें। आज नर्सरी के बच्चे की फैंसी ड्रेस के रिजल्ट पे पेरेंट आ जाता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया। बहुत अच्छी बात कही है अपर्णा जी, और हमारे दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि इतने छोटे से बच्चे को जब वो
उड़ना चाहता है, केवल जीना चाहता है, उसके बचपन को ही खत्म कर दिया जाता है कि फैंसी ड्रेस में देख तू फर्स्ट नहीं आया। इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो वो बड़ा विकराल रूप लेकर और वो पहुंच जाते हैं सुसाइड। हाँ, और उसको थोड़ा हारने की आदत डालनी चाहिए बच्चे को। Very अगर वो nice. सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, आने दीजिए, तो उसको ये पता चलेगा कि मैं कभी फेल हो सकता हूँ। तो बच्चा स्ट्रांग बनेगा कि जब वो एकदम 10th के बाद हम उसको उस कंपटीशन में छोड़ देते हैं, उससे पहले तो हम हेलीकॉप्टर पेरेंट बन के उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो बच्चा बाद में सामना नहीं कर पाता। तो शुरू से ही छोटी छोटी हार बच्चे को मजबूत बनाती है और तब वो जाके आगे का कंपटीशन झेल पाएगा और वो वहां पे अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। वेरी नाइस। अनिल जी, आपका क्या कहना है इस बात पे? नहीं, एब्सोल्युटली, जैसे मैडम ने बताया कि हारना सीखना बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों को शुरू से स्पोर्ट्स में खूब डालें, बच्चा खेले खूब। और मुझे लगता है जो बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है, अच्छा, शायद वो सुसाइड जैसे एक्सट्रीम लेवल तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। फिजिकली फिट होता है, मेंटली फिट होता है। अभी क्या बच्चे मेंटली बहुत फ्रेजाइल हो रहे हैं, तो इसीलिए मेंटली उनको स्ट्रांग बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज है। सेकेंड, बहुत यंग एज से बच्चों को आप रिलीजन से भी जोड़ें, आपका जो भी धर्म है। ओके, कभी कभी संडे को बैठकर ठीक है एक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पर डिस्कशन हो जाए, रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर डिस्कशन हो जाए। तो जब धर्म पर डिस्कशन होता है तो बच्चा हमेशा ब्रॉड माइंडेड होता है। अब ब्रॉड माइंडेड आदमी कभी सुसाइड के बारे में सोचता ही सोच भी नहीं सकता। उसे समझ में आना चाहिए IIT, IIM, these all are part of life, these are not lives. ओके, ये सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मुझे लगता है धर्म जितनी मेंटल स्ट्रेंथ देता है वो शायद कोई और नहीं देता, स्पोर्ट्स जितना सिखाता है वो कोई और नहीं सिखाता। ओके, एंड बाकी रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट हमेशा बना के रखें। ओके, बच्चों को संघर्ष तो करना पड़ेगा, कंपटीशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम जिस दौर में आ चुके हैं कंपटीशन को अवॉइड करें, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, पेरेंट्स शुड टीच देम देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस अवेलेबल। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स भी हैं, हमारे सामने बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिन्होंने कोई 100% नहीं लेके आए, लेकिन फिर भी वो आज उस ऊंचाई पर हैं। तो इट मींस केवल ये डिपेंड नहीं करता है कि आप 100 लेके आगे तो ही आप इतना सक्सेसफुल होंगे। तो इस तरह का सिनारियो अपने घर में हमें क्रिएट करना ही नहीं है, हमें रिलीजन से जोड़ना है, हमें उन्हें स्पोर्ट्स में डालना है, गेम्स में डालना है। Absolutely. तो इस तरीके से इस टाइप के जो केसेस है वो नहीं आएंगे। साथ में बच्चों को हॉबीज डेवलप करने के लिए हॉबीज डेवलप करें। बच्चा बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, पेंटिंग करता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये वो सारी चीजें हैं जो बच्चों को एक्चुअली सुसाइड तक जाने ही नहीं देगी। पर केवल और केवल ऑक्युपाइड अगर वो पढ़ाई है तो। सेकंड, 1 मिनट और लूंगा मैं इसमें। सेकंड, एक और जो बड़ा रीजन है, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस या फिर कंपटीशन, बट आजकल के यंगस्टर्स जो बहुत सारे दूसरे लफड़ों में उलझ जाते हैं बहुत यंग एज से, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, दिस दैट। तो ये भी मुझे लगता है बच्चों को भी समझना चाहिए थोड़ा सा इस मामले में, पेरेंट्स के साथ हर चीज शेयर करते रहें एंड एट द सेम टाइम ओके बहुत ज्यादा टू सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये दूसरी लफड़े भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बेचारा कोटा बदनाम होता रहता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा, बदनाम हो जाते हैं इनफैक्ट। लेकिन बहुत अच्छी बात मुझे एक अपर्णा जी की लगी है कि बच्चों को हारने की आदत डालनी चाहिए। अगर वो हारता है तो उसे बताइए आप हारे, मतलब उसको डिमोट करने वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए उसको तैयार कीजिए कि वो हारा भी है। अगर जिताते ही रहेंगे तो अंत इतना बुरा भी हो सकता है जो हम देखते हैं। एक लास्ट मेरा आपसे प्रश्न रहेगा अपर्णा जी कि बच्चों को कितनी फ्रीडम देनी चाहिए? फ्रीडम का असली मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? देखिए, फ्रीडम एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, बच्चों के केस में अगर हम फ्रीडम की बात करें तो एक लिमिट कहीं ना कहीं हमें बांधनी पड़ेगी। फ्रीडम से ज्यादा मुझे लगता है रेलिवेंट जो वर्ड है वो है डिसिप्लिन। मतलब आप अगर बच्चे को डिसिप्लिन सिखा दें कि उसे उसकी लिमिट्स क्या है, तो अपने आप उस लिमिट्स के अंदर वो फ्री ही महसूस करेगा। अदरवाइज उसे दायरा ही नहीं पता तो फ्रीडम तो इनफाइनाइट फ्रीडम भी दे देंगे तो भी उसे कम लगेगा। कहीं ना कहीं बच्चे को एक आंख की शर्म जो हम कहते थे ना हमारे अंदर हुआ करती थी, तो वो अब भी है। आप बच्चे को अगर अपनी परिवार की, आपकी पर्सनल एक लिमिट्स अगर उसे एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा ये अपना बेसिक है, ये अपने संस्कार हैं, ये अपना पारिवारिक वैल्यू है, तो वो अपने आप उसमें अपनी फ्रीडम कन्फाइन कर लेगा कि इतनी फ्रीडम मुझे मिलेगी और ये मुझे करना है।
तो वो ऑटोमेटिक फ्रीडम में भी एक लिमिटेशन हो। बिल्कुल, हमेशा एक डिसिप्लिन, अगर आप बच्चे के जीवन में डिसिप्लिन से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रीडम से नहीं होगा, डिसिप्लिन और फ्रीडम एक बैलेंस। देखिए मुझे लगता है बच्चों के लिए बैलेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन दीजिए तो फिर वो बच्चा अपने आप सही दिशा में ही जाएगा। आप उस पर बिल्कुल विश्वास कर सकेंगे, उसे फ्री छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि उसे अपनी लिमिट्स पता है कि मुझे इस लिमिट तक जाना है और ये मुझे वापस आना है। स्मिता जी, दो शब्द आते हैं हिंदी में, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वच्छंदता, स्वतंत्रता हो, स्वच्छंदता नहीं जी। स्वतंत्रता दायरे में रहेगी, नियमों में बंधी रहेगी, लेकिन स्वच्छंदता ऐसी है कि हमने उसको बिल्कुल नियमों से बाहर निकाल दिया है, वो दुखदाई है, उसके परिणाम दुखदाई है। बिल्कुल, तो पेरेंटिंग इज अ फाइन बैलेंस, हर चीज में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप देखना चाहते हैं इनकी उड़ान, अगर आप देखना चाहते हैं इनकी उड़ान, तो थोड़ा सा ऊंचा कर दो आसमान। तो जो आज हमने चर्चा करी है पेरेंटिंग पे, बहुत सारी चीजें निकल के आई है, कम्युनिकेशन, इंस्पिरेशन, नॉलेज, उनका क्या इंटरेस्ट है, इन सबको भी हमें देखना चाहिए। उसके अलावा उनको हारने की आदत सिखाइए। उसके अलावा जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं, जैसे अभी अनिल जी ने बताया, काउंसलिंग करते वक्त भी बैलेंस होना जरूरी है, मतलब पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग होती है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैयार कीजिए। उसके अलावा अपर्णा जी ने भी अभी बताया है कि बैलेंस, डिसिप्लिन और बैलेंस, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और संजीव सर ने लास्ट में हमें बताया कि स्वतंत्रता दीजिए, स्वच्छंदता नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।